अंतिम दौर में जो कवि उभर कर आए, उसमें रामकुमार वर्मा एक बड़ा नाम है। रामकुमार वर्मा के यहाँ सारी रचनाएं नव रहस्यवादी है, यानी उन्होंने केवल नव रहस्यवाद को पकड़ा और उसके आधार पर ही अपनी रचना की है। तो वो कोई बहुत बड़े कवि नहीं कहे गए, ठीक है, वो उनको इनके बाद ही स्थान दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कम से कम अपनी बात को रखने की एक नई शैली तो दी। और बात के कई कवि, प्रयोगवादी कवि उनसे बहुत प्रभावित है कि कहा कुछ जाए, लिखा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ और हो। तो देखिए, एक परंपरा होती है, कोई किसी एक कविता की कोई एक प्रवृत्ति बाद में कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। थोड़ा उसका रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, उसकी भंगिमा बदल जाती है, लेकिन वो रहती है। तो नव रहस्यवाद भी ऐसे ही था, किसने आदिकाल से यात्रा की और छायावाद में आया, और छायावाद के बाद जो है बाद की कविता में भी यह हमें दिखाई देता है। और पूछिए। हाँ, बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा प्रश्न और है कि प्रयोगवाद के जब समय पे बात करते हैं, क्योंकि जब हाँ, हम एक मिनट, छायावाद कौन? का बात करते ए, हैं तो ए, ए, एक मिनट, कोई और भी बोल रहा है, बताओ। हेलो, हेलो। किसी को कुछ चलो पूछना है तो पूछो। पूछ लीजिए माइक अनम्यूट करके। सर मैं ये पूछ रही ठीक है थी सर। कि प्रवृत्ति और विशेषता में क्या अंतर होता है प्रवृत्ति और विशेषता, कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, अलग अलग नाम है ना। कई जगह तो ये भी होता है कि इनके लक्षण बताइए, वो भी वही है, ठीक। यानी जिनसे, जिन विशेषताओं से, प्रवृत्ति माने आदत, है ना, कि उसकी उसकी ये प्रवृत्ति मुझे खराब लगती है, उसकी ये प्रवृत्ति मुझे अच्छी लगती है। तो कविता की आदत, कविता की विशेषता, बात वही है, कविता के लक्षण वही है। तो इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने का कोई डर नहीं है, होना नहीं चाहिए मतलब। क्योंकि अ, देखिए, प्रवृत्तियों को लेकर कई कई काव्य धाराओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा, जो पेपर सेटर होता है, वो एक शब्द को रिपीट नहीं करना चाहता, आप इस तरह से समझिए। तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति पूछ लेगा, है ना, और नई कविता की वो विशेषताएं पूछ लेगा, बात तो वही है। केवल उससे बचने के लिए एक तरह से समझिए कि पर्यायवाची होते हैं ये, तो दोनों में कोई भेद नहीं होता। और पूछो। आप पूछो हम अपना क्वेश्चन। हाँ सर, ये था कि जैसे अब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, द्विवेदी युग की बात करते हैं, छायावाद की बात करते हैं, तो वहां पे जो समय सीमा है वो बहुत स्पष्ट है और बहुत आसानी से उसको पता किया जा सकता है। पर प्रयोगवाद की समय सीमा को लेकर जितना मैंने जानने का प्रयास किया, थोड़ा सा भ्रमित मुझे किया है। 1943 से वो शुरू होता है, ये तो मुझे सब जगह मिला, परंतु उसकी समय सीमा क्या मानी गई है, कब उसकी समाप्ति मानी गई है, उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, एक चीज मैं आपके सामने रखूं। आधुनिक कविता में जो सीमांकन है, इसका सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रह नहीं जाता, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, किसी देश का, किसी समाज का, किसी संस्कृति का इतिहास लेखन अलग होता है और साहित्य का इतिहास अलग होता है। वहां पर सन, संवत, दिनांक ये कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि कला है। बहुत सारी बातें, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, आज आप देखेंगे बहुत बहुत सारे कवि आपको कई सारे सोशल जो मंच है उनके ऊपर भी दिखते आएंगे, जो आजादी की कविता लिख रहे हैं। अब हमें आजाद हुए तो बहुत सारे हो गए, बहुत साल हो गए। जब 75 वर्ष हुए थे आजादी को, तो बाढ़ आ गई थी, है ना। तो लेकिन लिख वही रहे थे आजादी को याद करके, क्योंकि एक माहौल बना हुआ था देश में। तो क्या, मान लीजिए 1000 साल के बाद या 100 साल के बाद, दूर नहीं जाते, जो पढ़ेगा, वो जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य पढ़ेगा, वो उसकी उसकी नजर में एक सवाल तो आएगा कि भारत क्या 2024-25 में आजाद हुआ, क्योंकि ये प्रवृत्ति एक उसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो सीमांकन महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, प्रवृत्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। फिर भी आपने जो एक सवाल किया कि जो इसका सीमांकन है वो स्पष्ट नहीं है, उसका कारण क्या है, मैं बताऊं आपको। कक्षा में मैंने बताया था कि प्रगतिवाद के बाद कविता में विचार जिस तरह से आए, है ना, उसी प्रकार से
जो काव्य प्रवृत्तियां हैं या काव्य के कहना चाहिए कि उसको स्थिर करने वाली जो लक्षण आप कह लीजिए, उसकी परंपरा कह लीजिए, उसमें ना बहुत बारीक सा अंतर दिखाई रह गया है ना। जैसे मैं बताऊं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इन कवि या उत्तर छायावादी, ये चार अगर हम आधुनिक काल के काव्य धाराओं को या काल खंडों को देख लें तो है क्या इसमें, इन इन धाराओं में लगभग 50% विशेषताएं एक जैसी मिलेगी, क्योंकि वो विशेषताएं कैरी कर रही हैं, आगे वो जा रही हैं। ठीक वैसे ही प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता और समकालीन कविता से पहले, तो हालांकि आपके पाठ्यक्रम में सीधे सीधे नहीं है, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया था, अकविता, इनकी प्रवृत्तियां उसी अनुपात में 50% लगभग एक जैसी। ठीक है, तो यहां पर फिर सीमांकन कोई अंतिम वो नहीं रह जाता, गौण हो जाता है। ठीक है, बस एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि हमने प्रयोगशील होने से पहले हम लोग प्रगतिवादी हो गए, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये प्रस्थान बिंदु, जैसे कि मैंने कहा कि प्रगतिवाद के बाद हिंदी कविता में वैचारिक विस्फोट हुआ, कई सारे विचार आ गए। प्रगतिवाद में मोटा विचार क्या है, समता का, बराबरी का, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा, उसका है। हाँ, एक बड़ा कहना चाहिए कि हिस्सा तो है, लेकिन केवल वो नहीं है। मोटे तौर पर हिंदी कविता आदि काल से लेके आज तक मुक्ति की कविता है, मनुष्य की मुक्ति, रूढ़ियों से मुक्ति, ऊंच नीच से मुक्ति, जेंडर के भेदभाव से मुक्ति, है ना। हमेशा जो ये कविता है, जो कमजोर है उसके पक्ष में खड़ी मिलेगी आपको, और उसकी मुक्ति की बात करें, तो ये एक केंद्रीय विचार है। लेकिन प्रगतिवाद के बाद जिस विचारों का मैंने कहा ना कि बहुत सारे विचार आ गए, तो वो विचार सीमित रहे, है ना। लंबे देखिए, प्रगतिवाद से पहले हमारे यहाँ आधुनिक कविता की मैं बात कर रहा हूँ, जो विचार रहा, बड़ा विचार, वो था गांधीवाद, है ना। प्रगतिशील दौर में गांधीवादी विचार थोड़ा पीछे चला गया, मार्क्सवादी विचार आगे आ गया, लेकिन ये समाप्त होते होते एकदम से मार्क्सवाद भी, जिसे कहते हैं कि किनारे पे चला गया, अस्तित्ववाद आ गया, मनोविश्लेषणवाद आ गया, है ना, कई सारे वाद आ गए। और अब तो उसके बाद क्या है, कविताओं के जैसे जैसे नामकरण होते चले गए, वो उस तरह के विचार इसमें हमें दिखाई देने शुरुआत है। तो जो सीमांकन है, ये सीमांकन अगर आप नहीं भी करेंगे तो उसमें चल जाएगा, क्योंकि प्रयोगवाद, नई कविता, ये तो बिल्कुल एक जैसी है। मैंने आपको बताया भी था कि लगभग 50% कवि भी वही है। तो वो मतलब नई कविता के दौर में क्या वो प्रयोगवादी कविता नहीं लिख रहे थे, लिख रहे थे, है ना। या प्रयोग, उनकी प्रयोगवादी कविता को हम नई कविता नहीं कहेंगे, अवश्य कहेंगे। तो ये जो फर्क है, ये गौण हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता कि वो कब से कहां तक शुरू हुआ। हाँ, ये आपने जरूर करना है कि ये आजादी के उस दौर में हमारे सामने कविता आती है, जिस दौर में हम बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे, कुछ वर्षों का अंतर था। और आजादी के बाद जो नई कविता को अगर हम देखें, तो नई कविता में आजादी का बहुत भाव है, और आजादी की चाह वाली कविताएं कम है। कुछ लोग लिखते रहे, है ना, आजाद भी हो गए, लेकिन आजाद उसको याद करते करते लिखते रहे। लेकिन इस तरह से ध्यान रखिए कि प्रयोगवाद तक पराधीनता का दौर है ना। ये मोटा वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रयोगवाद का एक अहम हिस्सा छायावाद, सॉरी, आजादी के बाद भी लिखा गया, लेकिन तब भी उसको एक तरह से समझने की दृष्टि से, आसान करने की दृष्टि से, हम ये कह सकते हैं कि प्रयोगवाद आजादी से पहले तक का था, और नई कविता के बाद कविता भी आजाद हो गई, हमारे विचार भी आजाद हो गए, और देश भी आजाद हो गया। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कविता का जो विन्यास था, वो कई सारे आयामों में प्रकट होने लगा। पहले, इससे पहले क्या होते थे, एक या दो आयाम होते थे, लेकिन आ, आ, इन लोगों ने क्या काम किया कि उसको मल्टी डायमेंशनल बना दिया, बहुआयामी बना दिया,
ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीमांकन इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहो तो एक एक गणित हम लोगों को समझाया जाता था कि प्रगतिवाद के बाद कविताओं की उम्र या किसी काव्य धारा की उम्र, काव्य खंड की उम्र 10 से 20 साल तक ही रही। आप आंख बंद करके उसमें करो, बल्कि कई तो इतने हुए कि 5 वर्ष तक ही चले, लेकिन मोटे तौर पर आप 10 से 15 वर्ष का कर लेंगे तो उसको काउंट कर लीजिए, उसमें उसका वो उत्तर निकल आएगा कि आप यहां तक मानते ठीक है, मतलब वो गलत नहीं होगा। तो एक अगर मैथमेटिकल तरीके से आप करना चाहें तो 10 से 15 वर्ष के बीच का उसको समय दे दीजिए। आगे आप उसमें आगे वाला जो कालखंड है उसका सन आप जो है वहां से आप उसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे कविताओं में, काव्य धाराओं में, आधुनिक काव्य धाराओं में, इतिहास ग्रंथों में कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं मिलता। उसका कारण शायद ये है। और बताइए। ठीक है सर, एक एक प्रवृत्ति है ये मोह भंग की स्थिति, तो क्या ये नई कविता से शुरू हुई थी या फिर इसको हम आगे की समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता की प्रवृत्ति मान के चलें? देखिए, जब हम मोहभंग की बात करते हैं तो दो शब्दों से बना हुआ है, मोह और भंग। किसी मोह के प्रति कोई एक मोह हम पाल लेते हैं, हर मनुष्य के यहाँ होता है, और जब वो पूरा नहीं हो पाता तो भंग होने की स्थिति आ जाती है। तो मोटे तौर पर तो समकालीन कविता को, साठोत्तरी कविता को मोहभंग की कविता कहा जाए, क्योंकि देखिए 47 में आजादी मिली और 60 तक आते आते सपने टूटने लगे, क्योंकि तब ये लगता था, ये कहकर बहकाया जाता था कि आजाद होते ही जादू होगा, हर आदमी को काम मिलेगा, हर किसी को शिक्षा मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, और सबको आजीविका कमाने के बराबर के अवसर मिलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। एक ये ऐतिहासिक दुर्घटना थी, ऐसा नहीं हुआ। और जो नेहरूवादी मॉडल था आजादी का, वो फेल हो, जनता की नजर में, शिक्षित जनता की नजर में वो फेल हो गया। क्योंकि जनता ने क्या देखा, या कवियों ने क्या देखा, संवेदनशील मनुष्य ने क्या देखा कि भाई जो पहले सूदखोर महाजन हुआ करता था वो राजनीतिक बन गया, पूंजीवादी बन गया। अब वो रूप बदलकर जनता का शोषण करने लगा और अधिक सूक्ष्मता के साथ शोषण करने लगा, है ना। पहले तो शोषक समझ में आ जाता था, दिख जाता था, लेकिन बाद में उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। कई बार लगता था कि वो हमारा हितैषी है, हमारा शुभचिंतक है, हमारा भला बुरा चाहने वाला है, लेकिन इस बीच में वो हत्या कर देता था। तो ये जो स्थितियां थी, जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में ये सवाल उठने लगे कि क्या केवल हमने यही आजादी चाहिए थी। धूमिल की कविता याद कीजिए, वो राष्ट्र ध्वज के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है। यानी हमने ये चीज नहीं मांगी थी, हमने मांगा क्या था, हमने ये मांगा था एक ऐसा डेमोक्रेटिक समाज मांगा था जिसमें कि कोई किसी का शोषण ना करता हो, अमीर और गरीब ना हो, ठीक है। लेकिन फाक कहाँ रह गई, अंतराल कहाँ रह गया। ये कहा जाता है कि नेहरू फैशनेबल मार्क्सवादी थे, यानी विचार दर्शन तो वो रूस से लेते थे, बड़े प्रभावित थे, अक्टूबर क्रांति से बहुत प्रभावित थे, और वो बहुत हद तक भारत की आजादी के आंदोलन या उससे मिली सफलता को अक्टूबर क्रांति से जोड़ते थे। लेकिन दोनों में अंतर था। अक्टूबर क्रांति मार्क्सवादी विचारधाराओं से युक्त जो कहना चाहिए सशस्त्र क्रांति दल थे, उन्होंने दी, बड़ा नरसंहार हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ, हजारों लाखों लोगों को फांसियां दी गई। लेकिन हमारे यहाँ जब आजादी का मूवमेंट फाइनल दौर में था तो लोगों को पता ही नहीं चला, आधी रात को आजादी मिल गई, तो लोग सत्ताएं मिल गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ, ये समझ में आने लगा कि आम आदमी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। अब ये देखिए इतनी जल्दी चीजें समझ में आ गई। तो वो कविता मोहभंग की कविता इसीलिए उसको कई जगह यही कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए साठोत्तर कविता मोहभंग की कविता है, या समकालीन कविता मोहभंग की कविता है। तो मोहभंग पहले भी था। अब अगर हम
दूसरे हिस्से पर आए प्रश्न के, जैसे अब अगर कहें, इसको सरलीकरण कर लेते हैं, मध्यकाल में भी था, जब भक्त और संत कभी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते थे, तो वो भी उस ज्ञान परंपरा से उनका मोहभंग हो जाता था, जो ये कहते थे कि ईश्वर की शरण में चले जाओ, उनकी आराधना में लगे रहो, ईश्वर मिल जाएगा। नहीं मिला ईश्वर, तो मोहभंग तो वहां भी है ना। लेकिन वहां पर मोक्ष पाने का मोहभंग है, और साठोत्तरी कविता में मुक्ति का मोहभंग है, गरीब से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, है ना, शोषण से मुक्ति। ये तो वहां और यहाँ में थोड़ा सा फर्क है। साठोत्तर कविता का जो मोहभंग है वो बहुत हद तक आप ये कह सकते हैं कि वैचारिक मोहभंग है, और कवि जो है जिसे कह सकते हैं कि वो अपने एकांत लोक में उसके लिए चला जाता है। देखो, मैं आपको बताता रहता हूँ कि जब संघर्ष आपके थोप दिया जाता है, लड़ाई आपके सामने थोप दी जाती है, तो दो रास्ते होते हैं। या तो जो बलशाली है आप उसके प्रति समर्पित हो जाओ, या आप उसको मुंह तोड़ जवाब दो, संघर्ष करो। तो ये भारतीय समाज में, और उसमें भी हिंदी समाज में, कुछ चीजें एक एलिट वर्ग में दिखाई देती है। वहां पर ये दिखाई देता है कि स्त्री और पुरुष बराबर है, लेकिन जो समाज का बड़ा हिस्सा है वहां पर ये चीजें हास्य का, उपहास का कहना चाहिए कि विषय बन जाती है। वो कहते हैं यार ये क्या चीज है, आप लोग अभी भी रोटी और उसके उसमें उलझे हुए। तो रोटी एक बड़ी समस्या है। वो तो आप ये कीजिए, शुक्र कीजिए कि हमारे यहाँ का जो अन्नदाता है किसान, वो इतनी मेहनत करता है कि एक सामान्य निम्न आय वर्ग का व्यक्ति भी अगर वो मेहनत करे तो भूखा नहीं रहेगा। लेकिन उन देशों में देखिए जहां भुखमरी है, अकाल है ना। तो क्या इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मोहभंग की स्थितियां नहीं बनी? बनी थी, 60 के दशक में भी बनी, नई सदी की शुरुआत में भी बनी, और आज भी हम निराशा से नहीं उबर पाए, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे परिस्थितियां मुश्किल में डालने वाली हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा गुणात्मक बदलाव नहीं आया। तो मोहभंग की कविता आज भी लिखी जा रही है। आज भी एक बड़ा घराना है कवियों का जो बड़ी निराशा से भरी कविता लिखता है, क्योंकि वातावरण में व्याप्त है ना। अब आप कहेंगे कि यार अब अपनी सरकार है, अपनी चुनी हुई सरकार है, लोगों को वोट डालने की सुविधा प्राप्त है, अभिव्यक्ति की सुविधा प्राप्त है, लेकिन हमें केवल उन 2% शहरी उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। हमें उस वर्ग तक अभी जाना होगा जो कि किसी भी संस्था के सामने से गुजर जाता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो जब तक स्लम एरिया का, जब तक कि वो सड़कों पर रहने वाला आदमी बड़े शिक्षण संस्थाओं में शिक्षित नहीं हो जाता, निराशा बनी रहेगी। हर पढ़े लिखे आदमी को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, निराशा और मोहभंग की स्थिति बनी रहेगी। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से 60 और 70 के दशक को हम मोहभंग की कविता का दशक कह सकते हैं मोटे तौर पर। लेकिन पहले भी था ये स्थितियां और बाद में भी थी, लेकिन उसका रूप इतना सघन नहीं था। सघनता के धरातल पर 60 उत्तर कविता में ही हम मोहभंग की स्थितियों की अभिव्यक्ति देख सकते हैं। और बताइए। ठीक है सर, मेरे तो यही प्रश्न थे, बाकी आप पत्रकारिता शुरू कर सकते हैं आप। पूछो भाई, और किसी ने पूछना है तो बताओ। जी सर, एक और प्रश्न है। टिप्पणी के लिए हुआ था वो प्रश्न पहले, कविता के क्षेत्र में प्रगतिवादी आंदोलन। हाँ, तो पर आंदोलन मतलब किस तरह से इसमें टिप्पणी की जाए तो सही आंसर बन पाएगा? देखो, प्रगतिवाद के ऊपर आए अगर प्रश्न आ जाता है या टिप्पणी आ जाती है, तो उसमें थोड़ा सा केवल अंतराल रहता है, वो आकार का। ठीक है, आकार इस रूप में देखिए कि टिप्पणी, क्योंकि नाम ही उसका टिप्पणी है, संक्षेप में टिप्पणी करना। ठीक,
तो उसके मोटे मोटी चीजों को आपने रखना है। मान लीजिए केवल प्रगतिवाद लिखा हुआ आएगा, तब आपने क्या करना है कि प्रगतिवाद का नाम, उसके प्रमुख विचार और उसके प्रमुख कवियों के साथ उसकी प्रमुख विशेषताएं, लेकिन लिखना आपने कम में, बहुत ज्यादा उसमें लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई खास पक्ष को लेकर आ जाए, मान लीजिए ये आ जाए, भविष्य के लिए भी बता रहा हूँ कि प्रगतिशील कविता किस विचार से प्रभावित रही है, तो आपने क्या करना है, विशेषता संक्षेप में लिखनी है और जिस विचारधारा से आपको दिखाई देता है कि इस विचारधारा से वो प्रभावित रही है, उसका वर्णन आपने थोड़ा सा करना है। तो प्रश्न को मोल्ड करना है ना, अंकों के आधार पर कम या ज्यादा लिखना जो है ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये तब आएगा कि आप जो है लिखने का अभ्यास अभी से करें और बड़े पैमाने पर लिखिए। देखिए, दिखाने के लिए मत लिखिए 1 घंटे में हमने क्या काम किया, 1 घंटे में रजिस्टर का 1 पेज लिख लिया, वो नहीं। आपने ये काम करना है कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि नकल कीजिए, अच्छी किताब को ले लीजिए और बेशक उसकी नकल कीजिए, लेकिन लिखने का अभ्यास आप कीजिए, क्योंकि लिखने के अभ्यास के दौरान होगा क्या कि आपको चीजें समझ में भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो चीजें पहले समझ नहीं आ रही थी, तो तब उस प्रोसेस से आपको आ जाएगी। और मैटर आपके पास अच्छा होना चाहिए। अंकों के आधार पर केवल कम ज्यादा करना है, उसका साइज जो है किस तरह से निर्धारित करना है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। हर प्रश्न के लिए अलग ही जो है आपको टैक्टिस अपनानी पड़ेगी। प्रश्न को पढ़कर, प्रश्न में जो पूछा गया है उसके आधार पर आपको उसको देखना पड़ेगा। देखिए, टॉपिक हमेशा गिने चुने होते हैं, थोड़ी सी उनकी भाषा बदल दी जाती है ना। जो पक्ष पिछली बार पूछा गया है वो इस बार नहीं पूछा जाए, ठीक। और ये तो आपको पता है। अब अगर आप ये करें कि भाई ये टिप्पणी में आ गया, तो ये क्या बड़े प्रश्न में आ सकता है? जरूर आ सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि केवल गद्य विधाओं के ऊपर भी टिप्पणी आएगी, है ना। गद्य विधाओं के ऊपर भी बड़ा प्रश्न आ सकता है। और जो दूसरा कहना चाहिए कि जैसे एक मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण से बात स्पष्ट करके खत्म करूंगा। प्रेमचंद युगिन उपन्यास मान लीजिए इस पे आता है, तो प्रेमचंद युगिन उपन्यासों का आपने जब वर्णन करना है ना, उसमें क्या रहेगा, पहला पैराग्राफ आपको बनाना पड़ेगा प्रेमचंद से पहले कौन कौन से, ठीक है, ये आपकी भूमिका है। उसके बाद आप प्रेमचंद के लेखन के ऊपर आ जाइए, ठीक। प्रेमचंद का जब आपने लेखन कर दिया, तो आखिरी हिस्सा इस तरह से रखिए कि बाद में इन उपन्यासों ने, इन उपन्यासकारों ने बाद में प्रभाव डाला कि नहीं डाला, अवश्य डाला, तो वो थोड़ा सा आपको करना है। तो अ, अपने उत्तर को मोल्ड करना सीखिए, और ये तभी होगा कि आप धीरे धीरे लिखेंगे, ठीक है। और कोई शॉर्टकट हम जो है हम नहीं ले सकते। इसी के आधार पर आप जो है अपने नंबर ला सकते हैं और अच्छे तरीके से ला सकते हैं। रटने वाली पद्धति आप जो है समाप्त हो चुकी। और पूछो। सर जी, हमारा प्रश्न यही है कि कविता के क्षेत्र में प्रगतिवादी आंदोलन क्या है मेनली, मतलब कैसे हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं, है क्या ये ये? तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। प्रगतिवादी आंदोलन, देखो उसमें प्रगतिवाद को पहले डिफाइन कीजिए, है ना। पहले मतलब प्रगति क्या है और प्रगतिशीलता क्या है, उसको आप कीजिए। इसमें किन विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है, उसको देखिए। और दूसरा, उसके बाद हिंदी कविता की जो प्रगतिशील कविता है उसकी विशेषताएं लिखिए। ये विशेषताएं अपने आप उस उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। और प्रगतिवाद आखिर में आपने ये करना है कि जो बराबरी के विचार की बात करते वाली कविता है, जो ऐसे मनुष्य मानवीय समाज बनाने की बात करती है जिसमें शोषण नहीं रहेगा, वो कविता प्रगतिवादी है। तो प्रगतिवाद को समझाइए, लेकिन आपने लेना वही है कि पहले तो मूल उसको बताना है, प्रगतिशीलता क्या है, प्रगतिशीलता के बाद कविता में वो किस रूप में आई, और कविता की विशेषताओं के बाद
उसका जो उपसंहार आप करोगे, उसका देन यानी उसने दिया क्या, ये थोड़ा सा अंत में आपको लिखना पड़ेगा। और पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन है जो हिंदी पत्रकारिता का विकास है, तो वो आपने कहा था ऑनलाइन क्लास में डिस्कस होगा टॉपिक, हाँ और ये हाँ हाँ प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है कि भारतेंदु पत्रकारिता की विशेषताएं और केवल सरस्वती जो पत्रिका है उसमें योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। देखिए, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की बात करें या सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता की बात करें, ये समझ लीजिए कि दोनों अलग अलग एक महत्वपूर्ण स्कूल हैं। स्कूल इस रूप में है कि इन लोगों ने पत्रकारिता को, अपने समय की पत्रकारिता को, यहाँ तक कि बाद की पत्रकारिता को भी अपने अपने तरीके से प्रभावित किए हैं। और उसका प्रभाव इतना दूरगामी है कि आज की जो पत्रकारिता है ना, चाहे वो विजुअल माध्यम के लिए हो, केवल श्रव्य माध्यम के लिए हो या प्रिंट माध्यम के लिए हो, वहां पर इन कवियों को किसी न किसी रूप में सॉरी इन बड़े पत्रकारों को किसी न किसी रूप में आज भी हम देख सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपके लिए, आपने सरस्वती पत्रिका का नाम लिया, ठीक है। सरस्वती जो पत्रिका है, ये मूल रूप से तो साहित्यिक पत्रिका थी, है ना, समाचार पत्रिका तो थी नहीं वो। उसमें कविता, कहानी, आलोचना, समीक्षा, साक्षात्कार, इस तरह की विधाएं आती थी। लेकिन आज चाहे वो पत्रकारिता के स्कूल हो या साहित्य के स्कूल हो, भाषा के स्कूल हो, सरस्वती पत्रिका को क्यों पढ़ाते हैं? क्या कारण है? का कारण ये है कि पत्रकारिता का जो प्रस्थान बिंदु है, उसका उद्गम है, वो साहित्य है। और भारत में या हिंदी में जो पत्रकारिता है, वो साहित्य से शुरू हुई है। आज बेशक हम उसको नहीं देख पाते, है ना। आज क्या है, आज ट्रेंड किस्म के आपको पत्रकार मिलेंगे, विजुअल माध्यम ने ऐसे पत्रकार कर दिए, लेकिन उसमें से 50% भी पत्रकार नहीं है। वो क्या है, वो एंकर है। खबर तो कोई और लाता है, उसको लिखता कोई और है, वो केवल प्रेजेंटेटर है, उन्होंने प्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन हम उनको ही पत्रकार मान लेते। और ये मीडिया हाउस बड़े चालाक किस्म के लोगों से भरा हुआ है, वो अपने आप को पत्रकार कहेंगे। चलो ठीक है, उनके स्टेटस को अगर हम कोई शक नहीं भी करते, उनको पत्रकार भी मान लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने कहने की जो भंगिमा अपनाई है या उनके समाचार लेखक ने जो अपनाई है, वो आज भी कहीं ना कहीं पर सरस्वती पत्रिका में छपे लेखों के आधार पर लिखी गई होती, ठीक है। तो ये जो, चाहे वो उस दौर का हंस हो, हंस पत्रिका का भी आपने नाम सुना होगा, बेशक आपके पाठ्यक्रम में उस तरह से शामिल नहीं है, लेकिन वो उतनी ही बड़ी पत्रिका है जितनी बड़ी पत्रिका सरस्वती रही है। हंस को जब प्रेमचंद ने शुरू किया, तो उन्होंने धीरे धीरे इस पत्रिका को समाचार पत्रिका की तरफ ले जाने का रुझान दिखाया था, है ना। खुद उनके कई संपादकीय हैं जो समसामयिक विषयों पर लिखे हुए दिखाई देते हैं। वो विषय जो कि मूल रूप से साहित्य के विषय हैं, वो पत्रकारिता का विषय नहीं, लेकिन उन्होंने लिखे और ये बताने की कोशिश की कि पत्रकारिता असल में भाषा और साहित्य से निकली, ठीक है। तो इसको आप देखिए, भारतेंदु से पहले की जो पत्रकारिता है और भारतेंदु युग की जो पत्रकारिता है, इसमें यही फर्क आपको दिखाई देता है। और उसका जो अगला चरण है द्विवेदी युग, जिसमें कि सरस्वती पत्रिका अस्तित्व में आई, उसमें एक अलग ही हमें प्रारूप में पत्रकारिता दिखाई देती है। तो ये अलग अलग चरण है। पत्रकारिता के विकास में हम बाद में आएंगे, सेकेंड हाफ में। इस उसमें अभी मैं चाहता हूं कि आप में से कई विद्यार्थियों ने शायद क्लास नहीं आप लोग कर पाए, तो चाहे वो कविता के क्षेत्र का हो या गद्य के क्षेत्र का हो, उसमें अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो पहले उसको इस सत्र में हम उसको निपटा दें, ठीक है। पत्रकारिता में आराम से डिटेल में आएंगे, लेकिन पहले उसमें इस पे बात करें। बताओ।
यानी भारतेंदु से लेके 1970 तक के साहित्य के ऊपर जो क्या कहना चाहिए काव्य धाराएं हमें दिखाई देती हैं, उनके ऊपर आप पूछ सकते हैं। गद्य का विकास किस तरह से हुआ, उनके ऊपर आप जो है प्रश्न रख सकते हैं। तो पहले मैं उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं जिज्ञासाओं को आमंत्रित करना चाहूंगा। और इसको ये ध्यान रखिए कि आपने साथ साथ जब आप प्रश्न करोगे उसके बाद ये इस रूप में भी तैयार आपने करनी है कि अगर मान लीजिए आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप उसमें बोल सके। यानी मटेरियल आपने ठीक से इकट्ठा करना है। मैं किताबें बता चुका हूं, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं किताबें आपको दोबारा से बताऊंगा। तो पहले आप साहित्य के ऊपर बात, अगर उससे जुड़ी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो उसमें हम पहले बात करेंगे। बताइए। हेलो हेलो। जी सर। हाँ बताओ। सर हाँ जो नव पूछिए। जागरण कालीन चेतना है उसमें जो हिंदी गद्य विधाओं का विकास है वो कैसे हुआ है? देखिए, नव जागरण में गद्य और पद्य का कोई झमेला है नहीं। एक मिनट जरा, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। हेलो हेलो यस सर। हेलो। हाँ सर, हाँ जी सर। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, अब बताओ आप। कुछ सवाल इस बीच में आपने तैयार किए होंगे, आपके दिमाग में आए होंगे, पूछिए। और मैं
पहले ही बता चुका हूं कि पत्रकारिता से अलग वाला पूछिए, क्योंकि वो उसके लिए हमने वो दूसरा हाफ रखा हुआ है। बताओ। कोई और प्रश्न है आपका? सर, नव जागरण कालीन चेतना के विकास में गद्य के महत्व पर विचार करें। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये अगर मजेदार बात क्या है कि अभी मैंने आपसे कहा था कि पत्रकारिता पर बात नहीं करनी है, ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ही सवाल है, ठीक है। कैसे? गद्य का विकास दो रूपों में हुआ हमारे। एक विधा थी निबंध, शुरुआती विधा निबंध थी। दूसरी विधा थी पत्रकारिता। और जब शुरुआत हुई थी तो निबंध और पत्रकारिता अलग अलग नहीं थे। अखबार छपते थे, हम सब जानते कि प्रिंट मीडिया ही था। तो निबंध लिखे जाते थे विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, कोई समस्या खड़ी हो गई उसके ऊपर, यहाँ तक कि स्थानीय विषयों पर भी निबंध लिखने का प्रचलन था। तो पत्रकारिता निबंधों से शुरू हुई, ये मैं बाद में भी आपको बताऊंगा। और फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो विशुद्ध निबंध थे, अगर मोटे तौर पर समझने के लिए मैं आपको बताऊं, ललित निबंध, ठीक है। तो जो ललित निबंध थे प्रकृति के ऊपर, गांव देहात के ऊपर, या चाहे वो शहरी या कस्बों की प्रकृति के ऊपर है, उसके ऊपर, वो एक अलग वर्ग था। एक निबंध उस तरह का था जिसे हम आलोचनात्मक निबंध कहते हैं, वो किसी किताब पर, किसी रचनाकार के ऊपर। और एक जो निबंध था जिसे कि हम कह सकते हैं कि जनता को चेतना वान बनाने के लिए, चेतना संपन्न बनाने के लिए लिखा गया। तो गद्य आया, नव जागरण की चेतना को लाया। हालांकि रामविलास शर्मा जैसे विद्वान इससे सहमत नहीं है कि गद्य ने ही विकसित की नव जागरण की चेतना, कवियों ने भी की, उनका ये मानना है और उनकी स्थापना ठीक है ये, ठीक है। गद्य के विकास के मूल में जरूर नव जागरण जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि देखिए, जो गद्य है वो आसान होता है ना। मैंने आपको कक्षा में भी बताया था कि थोड़े से अभ्यास के साथ, जिसको साक्षर, जो व्यक्ति साक्षर है, सजग है ना, वर्तमान अपने समय के ऊपर उसकी उसकी नजर रहती है, तो वो निबंध लिख सकता है। निबंध लिखना कोई आसान कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जैसे कविता लिख, आप ये कहें कि भाई समस्याओं के ऊपर कविता लिखना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कविता का जो उसकी जो संरचना होती है, उसमें भाषा बड़ी कंप्रेस्ड होती है, बड़ी संश्लिष्ट होती है। लेकिन गद्य में खुलापन होता है, जैसा मर्जी आप लिखो। तो नव जागरण की चेतना फैलाने के लिए इन लोगों ने जो साहित्य रचा, मुख्य रूप से मैं बता ही चुका हूँ, चाहे वो हो या निबंधात्मक साहित्य हो, इसमें ये काम अवश्य किया कि बहुत आसान भाषा में, बड़ी सरल से, नव जागरण क्या है ना। नव जागरण क्या, मोटे तौर पर कि भाई जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं, राजनीतिक हमारी भी समस्याएं हैं, वो उसके बारे में सजग होना, ये नव जागरण है। इतना आप समझ लो, है ना, कि भाई हम लोग, यानी पहले ऐसा नहीं है, नव जागरण का मतलब क्या, फिर से जागना। पुनर्जागरण का भी वही अर्थ है, लेकिन नव जागरण में नया जागना भी है, ठीक है। पुनर्जागरण में फिर से जागना, और नव जागरण में नए प्रकार का जागना, यानी अधिक सजग होकर करना। तो नव जागरण की चेतना क्या थी कि जो अपने समय और समाज की समस्याएं हैं, उनको, उनके बारे में उनको लेकर जनता को सजग करना। तो इसमें कोई शक नहीं कि उस दौर की पत्र पत्रिकाओं ने निबंधों के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से इस चेतना को ज्यादा तेजी से फैलाया और दूर तक फैलाया, ठीक है। क्योंकि कविता की एक सीमा होती है। कविता को समझने वाला पाठक बहुत अधिक पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। वो उसकी एक कहना चाहिए कि उसके मानसिक गठन में भी कविता आनी चाहिए, तब जाकर वो समझ पाएगा। क्योंकि अगर हम देखें, छायावाद गहरे अर्थ में भारत बोध की कविता है, राष्ट्रवाद की कविता,
लेकिन इसको सब नहीं समझ पाएंगे। छायावाद को क्या कहते हैं? ये तो श्रृंगार की कविता है ना, रोमान की कविता है, लेकिन वो गहरे अर्थों में देश प्रेम की भी कविता है। तो वही कहने का मतलब क्या है कि कविता में जो चीजें गहराई में होती है, गद्य में क्या होता है? सतह पर होती है। गद्य में गहराई नहीं होनी चाहिए। गहराई का मतलब बौद्धिक उलझाव नहीं होना चाहिए। उसमें जो कहा गया है वही पाठक पढ़े और उसी का अर्थ ग्रहण करे। तो इस अर्थ में नवजागरण कालीन गद्यकारों ने एक बड़ा काम अवश्य किया। और बताइए सर, जो समकालीन हिंदी कविता है, उनके प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर विचार करें। तो सर, जो समकालीन हिंदी कविता के जो प्रमुख कवि रहे हैं, उनकी काव्य विशेषता को हम किस तरीके से आंसर में लिख सकते हैं? हमें पहले क्या चीज लिखनी चाहिए? सर आपका माइक बंद है। हेलो, आ रही है आवाज? अब अभी आवाज आ रही है सर, अभी आवाज आ रही है। हाँ, समकालीन से आशय क्या है आपका? जो आप कह रहे हैं समकालीन कविता की विशेषता है, लेकिन पहले ही तो बताइए, आपने क्लास की थी? समकालीन कविता वाली क्लास की थी मेरी? नो सर। हाँ, तो वही है ना। जब आपने उस क्लास ही नहीं किया तो समकालीनता समझनी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है? समकालीन होता है जो एक तो अपने समय का, ठीक है, और एक होता है कि जिसकी प्रासंगिकता समकाल में भी हो, हमारे समय में भी हो। मैंने एक उदाहरण दिया था, हमेशा ध्यान रखिए कि कबीर, सूर, तुलसी, ये आज भी समकालीन है, क्योंकि इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं हमें रास्ता दिखाती है ना। जब हम मुश्किलों में फंसे होते हैं या अपने समाज के समस्याओं की तरफ देखते हैं तो एकदम से इन कवियों की शरण में जाते हैं। ठीक है? तो ये समकालीन, लेकिन ये आज के युग के तो है नहीं, सदियों पहले हमसे हो गए। तो एक समकालीन वो होगा कि जो आज है, जिनको हम देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, वो समकालीन। हिंदी साहित्य में समकालीन युग उसे कहा जाता है जो जिसको कि हमने अभी आपसे कहा, साठोत्तर, 60 के बाद का, 1960 के बाद की जो कविता है वो साठोत्तर कविता है। उनके ऊपर मैं बहुत विस्तार से आपको बता चुका हूं, और अगर नहीं है तो अपने साथियों से आप उसमें ले सकते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कवि आपको उसमें दिखाई देंगे। और साठोत्तर कविता का अगर देखें का योगदान क्या रहा है कि उस कविता ने आज की कविता को इतने गहरे अर्थ में प्रभावित किया है, जिस कविता को हम ये कह सकते हैं कि ये कविता मूल रूप से साधारण व्यक्ति की कविता है, तो समकालीन कविता ने वो किया था। तो उसमें वही था, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मोहभंग की स्थिति, है ना, विसंगति, विषमता, विवशता, है ना, विघटन, ये सारी चीजें समकालीन कविता की विचारधारा को बनाने वाली चीजें थी। और इन कवियों ने क्या काम किया कि जो गलत है, इनके समय और समाज में जो गलत हो रहा है उसका विरोध किया। तो इसलिए इनके यहाँ क्या विद्रोह भी मिलता है, तनाव भी मिलता है। ठीक है? मैंने एक फार्मूला आपको दिया था कि जो गलत होता है वो उसके प्रति क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले द्वंद्व उठता है, ये समकालीन कविता का केंद्रीय लक्षण है। द्वंद्व उठेगा किसी व्यक्ति के दिमाग में, ठीक है, और वो उसको लगेगा कि यार ये तो गलत हो रहा है। उस द्वंद्व को लेकर तनावग्रस्त हो जाएगा वो, तनाव के बाद वो विरोध करने की स्थिति में आ जाएगा, और उस विरोध में उसके साथ और लोग भी जुड़ जाएंगे, तो एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। यही विद्रोह जो है वो क्रांति है। ठीक है? तो ये लोग क्रांति चाहते थे। ये फार्मूला मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि समकालीन कवि चाहते थे कि क्रांति का मतलब ये नहीं कि रक्तपात हो, क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल सकारात्मक बदलाव। ये लोग चाहते थे कि भाई इनको वो चीजें नहीं मिली जो कि इनको चाहिए थी, जो ये डिजर्व करते थे, उनको नहीं मिल पाएगी। तो जब नहीं मिली तो जाहिर सी बात है कि
उस जिस स्थिति को प्राप्त होते वो मोहभंग की स्थिति होती, जिसके बारे में भी हम लोग बता चुके हैं। तो इन लोगों ने विद्रोह किया। और एक चीज और है, एक जो बड़ी प्रवृत्ति भी इसमें उभर कर आई कि इसके लिए इन्होंने लंबी कविताएं लिखी। आमतौर पर कविता कई कविता तो 2-2 पंक्तियों की रही, आधुनिक कविता की मैं बात कर रहा हूँ, मुक्त छंद की बात कर रहा हूँ, और हद से हद 2 पृष्ठों में वो चली गई 50 पंक्तियों की कविता। लेकिन इस दौर में, समकालीन कविता के दौर में दोबारा से लौट कर आया कि 10-10 पृष्ठों की कविता लिखी गई, है ना, जिसे हम महाकाव्यात्मक कविता कहते हैं। वो भी एक समकालीन कविता का दबाव था, क्योंकि विषय क्षेत्र बहुत बड़ा था, है ना, उसमें कई सारी चीजें कवियों को कहनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कविताएं वो लिखते, लंबी कविताएं लिखी। मुक्तिबोध ने ये रास्ता दिखाया था, फिर तो बहुत सारे लोग आए, तो ये भी एक समकालीन कविता की पहचान थी। फिर इनकी जो राजनीतिक चेतना थी वो बहुत सजग थी, और ये जनता को बता रहे थे कि अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है, अभी तक हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम लोगों को जो चीजें जो हम चाहते थे, जो हमें मिलनी चाहिए थी, जो हमारे हक थे, वो नहीं मिले। तो सजग किया इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से, ठीक। और इसके लिए इन्होंने कई जगह पर क्या कहा कि आजादी अभी हमें वास्तविक रूप में नहीं मिली, अधूरी आजादी है। बार बार आप सुनेंगे कि भाई अभी तो हमें दूसरी आजादी चाहिए। ये समकालीन दौर में ही सामने आया कि दूसरी आजादी की मांग उठाने लगे। और क्योंकि इनका दृष्टिकोण बहुत यथार्थवादी था, और यथार्थ को इन्होंने उस भाषा में प्रस्तुत किया जिस भाषा में अखबार में खबरें होती हैं, साधारण निरक्षर लोग आपस में बात करते, उस भाषा में इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी। और आगे चलकर इसी के आधार पर लोगों ने मतलब हिंदी कविता का विकास हुआ। इसमें बड़े कवियों की अगर बात करें तो उसमें धूमिल है, सौमित्र मोहन है, इन लोगों के यहाँ राजकमल चौधरी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अज्ञे ने भी कुछ लंबी कोई मतलब इस तरह की कविता, समकालीन कविता लिखी। जगदीश चतुर्वेदी ने सूर्यपुत्र लिखा, कुंवर नारायण ने चक्रव्यूह लिखा, नरेश मेहता ने संचय की एक रात। ये सब क्या है, ये एक प्रकार से लंबी कविता और खंड काव्य जैसी कविताएं थी, जिनमें कि समकालीन सच बोल रहा था। तो कवियों के बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, वो आपके जो नोट्स हैं उसमें भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ किसी भी साहित्य के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो उसमें मिलेंगे। क्योंकि यहाँ अवकाश नहीं है कि केवल समकालीन कविता के बारे में या उनके कवियों के बारे में बोल सके। मैंने केवल आपको सामान्य रूप से उसकी आउटलाइन बताई। और बताइए, और पूछिए। थैंक यू सर, मेरे इतने ही प्रश्न थे। हेलो, हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी? कोई बोल नहीं रहा है। हाँ। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बताओ बताओ। ये 12:30 तक है नहीं क्लास? हाँ सर। हाँ, पूछो। देखो, मैं फिर दोबारा आपको उस तरह से बताऊं, आपने क्या काम करना है। जो उन विद्यार्थियों के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि कई विद्यार्थी ऐसे रहे होंगे जो कि मेरी कक्षाएं नहीं ले पाए होंगे, तो एक तो आपने जो तैयारी करनी है, हर युग की प्रवृत्तियां काव्यधारा की, उसके प्रमुख कवि, है ना, और उसके साथ साथ उसकी प्रवृत्तियां, ये आपने करनी है। उदाहरण के लिए भारतेंदु युगीन कविता, तो भारतेंदु युगीन कवियों के बारे में, फिर उन कवियों की रचनाओं के बारे में, और फिर उसके बाद प्रवृत्तियों के बारे में। इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। एक पृष्ठ में कम से कम 2 युग आ जाएंगे, 2 नहीं भी आएंगे, एक में ही अगर आप करना चाहें तो इस तरह से कीजिए। तो एक जगह आपकी टिप्स पर होगी, है ना भाई। भारतीय युग के एकदम से कौन कौन से रचनाकार है, ठीक है, उनकी किताबों के नाम है। प्रवृत्तियां जब आप करने लगेंगे तो उन प्रवृत्तियों की कुछ उदाहरण भी आपको इसमें याद हो जाएंगे। तो एक तो इसको कीजिए। विकास वाला मैं बता चुका हूँ, गद्य का विकास है
तो कई बार आता है कि पूरी उस विधा का के बारे में पूछा जाता है, या कई बार ये होता है कि केवल उसके कालखंड के बारे में पूछा जाता है। मान लीजिए भारतेंदु युगीन कहानी के ऊपर पूछा जाता है, तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले लिखना है कि भारतेंदु से पहले, यानी पूर्व भारतेंदु, सॉरी प्रेमचंद, कहानी वाला जो सवाल मिलेगा प्रेमचंद युगीन कहानी। तो प्रेमचंद से पहले की जो हिंदी कहानी है उसके बारे में बताइए। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, रचनाकार कौन से, ये आपने बता दिए। फिर आप आएंगे प्रेमचंद युग में, कि प्रेमचंद का जो युग था उसमें कौन कौन से रचनाकार हुए, इन्होंने अच्छी कहानियां लिखी। और फिर इसका एक बड़ा हिस्सा बनेगा प्रेमचंद का, क्योंकि प्रेमचंद के नाम से सवाल आया है और प्रेमचंद बेशक बहुत बड़े रचनाकार हैं, तो एक एक बड़ा हिस्सा आपको प्रेमचंद के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर समापन, यहाँ आप कई बार क्या गलती करते हैं, या तो जैसे इस प्रश्न के उत्तर में पूर्व प्रेमचंद युगीन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, या प्रेमचंद के बाद का यानी प्रेमचंदोत्तर कहानी के बारे में नहीं जाएंगे। आपको वहां तक जाना, यानी प्रेमचंद के बाद जो हिंदी कहानी की दशा और दिशा थी उसके बारे में लिखना है, और आपने बताना है कि प्रेमचंद और उनके युग के जो रचनाकार थे उन्होंने अपने बाद के कहानीकारों पर बहुत बड़ा असर डाला, और कहानी का विकास लगभग उन्हीं की दिखाई दिशाओं में होता चला। तो इस तरह से आपने करना है, यही प्रश्न बनते हैं और इसी के आधार पर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। हेलो, सर हेलो, पूछो। सर मुझे खड़ी बोली के संबंध में थोड़ा सा पूछना है आपसे। हाँ, पूछो। सर जैसे आपने बताया था कि खड़ी बोली कोई भाषा नहीं थी उस समय, उसको सिर्फ कविता के क्षेत्र में लाने के लिए एक माध्यम बनाया गया था, तो सर मुझे थोड़ा इसके बारे में पूछना है। देखिए, खड़ी बोली आज तो एक साहित्यिक भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, कामकाज की भाषा के रूप में, और यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। लेकिन शुरुआती दौर में, यानी ये भारतेंदु युग में लिखना शुरू हो गया था, उस दौर में जो बड़ी साहित्यिक भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा को हटाकर खड़ी बोली आई, उसके ऐतिहासिक कारण थे। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं साहित्य के भाषा के परिदृश्य को। आदिकाल में कई सारे भाषिक स्कूल थे, है ना। आदिकाल की कविता को देखें, जितना भी हमें साहित्य मिलता है उसमें राजस्थान और उसके आसपास की बोलियों के आधार पर लिखी गई कविता हमें मिलती है। दिल्ली और उसके आसपास की जो भाषिक शैलियां हैं उसके ऊपर मिलती हैं। उसमें हमें अवधि, या जैसे हम उस समय अवधि उस तरह का वो नहीं था, पूर्वी जो बोलियां थी उसके आधार पर लिखी हुई रचनाएं मिलते हैं। धुर कहना चाहिए कि अगर बिहार और नेपाल तक चले जाएं तो हमें विद्यापति के रूप में क्या कहना चाहिए, मैथिली भाषा के रचनाएं दिखाई देती। अलग अलग स्कूल थे, है ना। दुर्भाग्य से हमें और रचनाएं नहीं मिलती, इक्का दुक्का ही चीजें मिलती हैं। कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं इतिहास ग्रंथों में या आलोचना के ग्रंथों में। फिर भी हमें ये पता चलता है कि आदिकाल में कई सारी भाषाएं हिंदी की अस्तित्व में थी। ठीक है, और नई भाषाएं भी बन रही थी। भक्ति काल जैसे शुरू होता है, अवधि आ जाती है ना। और लगभग उसके समानांतर ही ब्रज भाषा इतनी बड़ी बोली थी कि उसको भाषा कहा गया। अवधि भाषा नहीं कहा जाता, अवधि कहा जाता है, लेकिन ब्रज के आगे ब्रज भाषा कहा जाता है। भोजपुरी के आगे भी भाषा नहीं लगा हुआ। ठीक है, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण हिंदी की बोलियां रही साहित्यिक दृष्टि से, क्योंकि बड़े रचनाकार आ गए इन क्षेत्रों से।
तो लंबे समय तक जनता के बीच में साहित्य के माध्यम के रूप में ब्रज भाषा ने कहना चाहिए आधिपत्य बनाए रखा। और जब आधुनिक काल आया तो ब्रज भाषा पीछे चली गई, क्योंकि देखिए एक एक ऐतिहासिक कालक्रम होता है। आजादी की लड़ाई या स्वाधीनता आंदोलन की पहली चिंगारी मेरठ के आसपास फूटी मंगल पांडे के नेतृत्व में। और जब जहां पर राजनीतिक चेतना होती है ना, देखिए भाषा किसकी होती है? भाषा वो प्रचलन में होती है जिसको कि राजा बोलता है। एक मोटा उदाहरण दिया जाता है, यानी जैसे आज है तो आज राजा कौन हुआ? जो बड़ा बड़ा अफसर है, वो अंग्रेजी बोलता है, तो हर कोई जो है अंग्रेजी बोलना चाहता है, अंग्रेजी में लिखना चाहता है, ठीक। और उस दौर में अगर हम देखें तो सेंटर जो बदलने शुरू हो गए थे, वो सेंटर कौन था? वहां पर राजा कौन बन गया था? आम वो व्यक्ति जो कि आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो मेरठ और उसके आसपास खड़ी बोली का उद्भव हुआ, विकास भी वही हुआ। और एक और जानने वाली चीज है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं, वो भी उसी दौर में उसी के साथ अस्तित्व में आई। दोनों का व्याकरण एक है, दोनों के बोलने की पद्धतियां एक है, केवल उसमें फर्क क्या है? लिपि का फर्क, ठीक। तो संघर्ष हुआ। अब ब्रज भाषा वालों ने, अवधी ने, भोजपुरी बोलने वालों ने खड़ी बोली को मानने से इनकार कर दिया। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं, भारतेंदु युग के एक बड़े कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद, है ना, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर। रत्नाकर जी आजीवन ब्रज भाषा में लिखते रहे। उद्धव शतक उनका बड़ा बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, आधुनिक उद्धव शतक है, वो ब्रज भाषा में लिखा है। और उसके बारे में कहा जाता है वो ब्रज भाषा का अंतिम प्रबंध काव्य है, ठीक। कृष्ण और उद्धव के बहाने उन्होंने मित्रता, दर्शन, इसके ऊपर लिखने की कोशिश की है। वो खड़ी बोली में नहीं थी। और एक चीज और है, दिलचस्प बात यह है कि खुद उनके जो पुरखे थे, पूर्वज थे, हरियाणा से गए थे, है ना, पूर्वी क्षेत्र में चले गए, व्यापारी थे, लेकिन वो उन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया। और ब्रज भाषा क्योंकि जनता की भाषा थी, सार्वजनिक अभिव्यक्ति की भाषा थी, तो ब्रज भाषा लंबे समय तक जब उसमें रही इस तरह के प्रचलन में, तो जाहिर सी बात है कि वो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल था, लोगों के दिमाग से हटाना बहुत मुश्किल था। तो खड़ी बोली लेकिन आ गई, है ना। साहित्यकार तो नहीं चाहते कि वो हटे, साहित्यकार तो ये चाहते थे कि हम लोग ब्रज भाषा में लिखें। मैंने आपको उदाहरण दिया था, भारतेंदु ने आजीवन जो कविता लिखी वो केवल ब्रज भाषा में लिखी, गद्य लिखा वो खड़ी बोली में लिखा। तो क्यों? यहीं पर बीज मिलते हैं। भारतेंदु और उनके जो समकालीन लोग हैं उनके यहाँ में बीज दिखने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि इन लोगों ने खड़ी बोली में गद्य लिखा। तो उसका कारण ये था कि इनको समझ में आ गया था कि जो साहित्यिक परिदृश्य है वो बदल गया है। अब ब्रज भाषा जो है बहुत दूर तक वे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जनता की भाषा क्या है, एक बड़े भूभाग की भाषा क्या है, वो खड़ी बोली बन गई, है ना। उस दौर में अचानक एक लहर उठी, आंदोलन होते हैं ये, और ये आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं होते, जनता के भी आंदोलन होते हैं। एक आंदोलन उठा और हर जगह देश के चारों कोनों में, दशों दिशाओं में खड़ी बोली में ही लोग आपस में बात करने लगे। तो जब जनता करने लगी तो साहित्यकारों को भी समझ में आ गया कि अगर हमने अपनी रचना करनी है, अभिव्यक्ति अपनी दूसरों तक पहुंचानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसी भाषा में लिखना पड़ेगा जिस भाषा में जनता करती है। तो खड़ी बोली में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और विरोध झेलना पड़ा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, खड़ी मतलब इसके खड़ेपन पर, इसकी कर्कशता पर। यह कहा गया कि कर्कश भाषा है, इस पर व्यंग हुआ और खड़ी बोली नामकरण भी इसी अर्थ में दिया गया। लेकिन इसने कर्कशता की बजाय ये कहा कि हम जो है खरी बोली है ना, हमारे यहाँ कोई दुराव छिपाव नहीं है, खरापन है, इसलिए हम खड़ी बोली। तो अलग अलग वो था। और आज अगर हम देखें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके साथ ये व्यवहार किया गया होगा, क्योंकि आज आप देखिए
हमारे सिनेमा की भाषा, हमारे व्यापार की भाषा, हमारे सांस्कृतिक उत्सवों की भाषा, राजनीति की भाषा और साहित्य की भाषा खड़ी बोली बन गई। तो खड़ी बोली आंदोलन जब चला था उस दौर में ऐसा नहीं था, उसको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भाषा के बदलाव को, भाषा के बहाव को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जनता की होती है। राजा उसको जरूर तय करता है, लेकिन राजा बदल गया था, जन सामान्य हो गया था, वो व्यक्ति राजा बन गया था। मंगल पांडे राजा बन गए थे, वो जिस भाषा में बात कर रहे थे अपने सैनिकों के साथ, अपने अफसरों के साथ, वो भाषा खड़ी बोली थी। तो धीरे धीरे जनता ने भी उसी खड़ी बोली में बोलना शुरू किया। हर जगह वो अस्तित्व में आई, प्रचलन में आई, साहित्य में भी इसका असर दिखाई दिया और वो एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। और बताओ। हेलो हेलो जी सर। हेलो। हाँ, और पूछना है कुछ? हेलो। हाँ, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। सर मेरे को छायावाद के बारे में पूछना था आपसे, छायावाद के बारे में। हाँ, छायावाद बता दिया मैंने छायावाद के बारे में। सर दोबारा बता दीजिए। क्यों, सुना आप नहीं जुड़े मैंने। हो? सर लेट जुड़ी हूँ ना मैं। क्या बताऊं छायावाद के बारे में, बताओ। जो आपने बताया। है तो छायावाद एक आधुनिक युग का आंदोलन है, और इसमें ये कहा गया कि इसमें अर्थ नहीं होता, अर्थ की केवल छाया होती है। तो छायावाद नाम यहाँ पर पड़ा। और छायावादी जो आंदोलन था, उस आंदोलन ने जो मानवीय सौंदर्य था उसको रखा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा, और स्वतंत्रता को एक बड़ा मूल्य इस रूप में बना दिया कि पहली बार ये दिखाई दिया कि हर कोई आजाद होना चाहता है। भाषा को आजादी चाहिए थी, है ना, व्यक्ति को आजादी चाहिए थी, स्त्री और पुरुष को आजादी चाहिए थी। ये तो कुल मिलाकर ये जो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन था, स्वायत्त होने का आंदोलन था। और ये क्योंकि मानवीय सौंदर्य पर टिका हुआ था, तो जहां पर मानवीय सौंदर्य की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पर वो सीधा सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सुंदर तक हम कब पहुंचते हैं, जब हम सत्य को मानते हैं, और सत्य को जब पा जाते हैं तो हम शिव की आराधना करते हैं। शिव माने शिवत्व, चेतना। उसके बाद हम मानवीय सौंदर्य तक जाते हैं। तो ये कविता इसी रूप में थी। तो ये जैसे इसके ऊपर ये कहा गया कि भाई केवल अर्थ की छाया होती है, ये दूसरा ये भी आरोप लगाया गया कि ये पश्चिम की नकल है, जबकि ये पश्चिम की नकल नहीं थी। ये कविता भारतीय परिस्थितियों के ऊपर थी, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट पश्चिम का नहीं था, भारतीय कॉन्सेप्ट है ना। तो जिसमें मानवीय कल्याण की बात थी, जिसमें मानवीय सौंदर्य की बात थी, मानवीय उच्चतम चेतना की बात थी, वो ये आंदोलन था। तो इस आंदोलन ने चाहे तो उसमें आप ये देखिए कि जड़ और चेतन दोनों पदार्थों में, है ना, यही कहा जाता है ना कि पृथ्वी जड़ और चेतन दोनों पदार्थों से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बनी है। तो उसमें भी इन्होंने चेतना देखी, उसमें भी सौंदर्य देखा। यानी जैसे हम कहते हैं कि पत्थर तक में, कण कण में इन्होंने सौंदर्य देखा, चाहे वो निराला हो, चाहे सुमित्रानंदन पंत हो। ये किसकी बात करते हैं? निराला जो बात करते हैं वो सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली मजदूर स्त्री के सौंदर्य की बात करते हैं। पंत जो है वो किसके सौंदर्य की बात करते हैं? उसकी बात करते हैं जो कि सुदूर पहाड़ों पर उपेक्षित पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी बात करते हैं। उसमें भी वो सुंदरता का दर्शन करते हैं। उन प्राकृतिक उपकरणों के सौंदर्य की बात करते हैं जो कि बोल नहीं पाते, लेकिन कभी उनको अर्थ देता है। तो कुल मिलाकर ये कविता सौंदर्य चेतना की कविता है, और इसमें मनुष्य के कल्याण की भावना अंतर्निहित है। ये मोटे तौर पर छायावाद का है।
छायावाद के बारे में एसओएल के जो नोट्स हैं वो उसको आप देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 10 या 15 मिनट के उसमें नहीं होगा, आउटलाइन ही हम पूछ सकते हैं, वो भी आप तब नहीं थे जबकि मैंने इसको डिटेल में बताया। हेलो हेलो हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो ठीक है, अब ये वाला जो सत्र सर। था 2 कक्षाओं वाला, है ना, इसको समापन, अब इसको मतलब आ ही गया इसका, तो आप लोग अब आपसे कब जुड़ना है? 2:30 से ना? हाँ जी सर। हेलो। हाँ तो 2:30 फिर आ जाना आप लोग। और उसमें क्योंकि एक बड़ा अहम वो है पत्रकारिता का विकास, उसमें जरूर जुड़िए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़ेंगे, क्योंकि पत्रकारिता का विकास, उसको समझने वाला मैटर बहुत बहुत कम है। एसओएल ने जो आपको नोट्स दिए उसमें भी नहीं है, तो आप उसमें जरूर जुड़ना और अपने साथियों को भी आप सूचित करिए। ठीक है, अब ये 4-5 मिनट रह गए हैं, तो इसको हम समाप्त करते हैं। मैं फोन को चार्जिंग में भी लगा देता हूँ, ये बिल्कुल बैठने वाला है, तो हम लोग फिर उसमें 2:30 मिलते हैं। ठीक है? जी सर। ठीक है, जी चलो। सर। ठीक 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 है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।